हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर्स जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि कल हमें पता चला कि एग्जाम डेट आपकी अनाउंस हो गई है, 15 अप्रैल से आपके एग्जाम जो शुरू होने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि पहला दूसरा पेपर ही आपका होगा, ठीक है। एनीवे, बट ये तो हो गई सेकेंडरी बात। फर्स्ट हम लोग जिस मुद्दे को लेकर बात करने वाले, आज हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ सीनियर की राय, जो सीनियर की एडवाइजेस होती हैं, उनको लेकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों की सबसे ज्यादा जो मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप और चैट्स के थ्रू हम लोगों को जानकारियां मिल जाती है, जो क्वेश्चंस आपकी क्वेरीज वगैरह हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो प्लान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इनिशियल फेज पर भी कहा था कि हम लोग समय समय के अंतराल पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने से समस्या का समाधान मिलता है, एज वी ऑल नो दैट, ठीक है। बट आज की कुछ स्पेशल बात है जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स जो सीनियर होंगे या फिर कुछ अनुभवी, जिनको जो शायद एक उस मोटिव से आए कि शायद आज हमें कुछ लेक्चर वगैरह, तो आज कुछ लेक्चर नहीं है, इसीलिए पहले ही स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया। सो अगर आप स्किप करके नहीं देखना चाह रहे हैं, नो इश्यू। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम हमारी एक जर्नी होती है। उस जर्नी के दौरान हमें ऑल द टाइम हम लोग पढ़ नहीं सकते। समटाइम्स डिस्कशन करना जरूरी होता है, समटाइम्स क्योंकि बात करने से हमें समस्या का समाधान मिलेगा, क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, एक्सचेंज होंगे, तो काफी कुछ चीजें रहती हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर जो एक्सपीरियंस होता है सीनियर का, कि उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे सफल बनाया, एग्जाम उन्होंने कैसे क्रैक किया, ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग और आप लोगों के मैसेजेस जो इतने समय से पेंडिंग थे, उन सब के रिगार्डिंग हम लोगों ने आज प्लान किया, जस्ट बिकॉज कि अभी हमें इनफ टाइम मिल गया। मैं सीरियसली अब मैं बड़े गर्व से और ये कॉन्फिडेंस साथ कह सकता हूं कि हाँ, अब हर एक बंदा रेस में है, क्योंकि 45 दिन बहुत होते हैं सीरियसली। क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कि एकदम जीरो से शुरू करेंगे, काफी हद तक हम लोगों ने पढ़ लिया होगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब कांटे की टक्कर होगी, सीरियसली कह रहा हूं। मतलब हर एक एस्पिरेंट जो है नेक्स्ट लेवल पर पढ़ाई करेगा, और मेरा विश्वास है नेक्स्ट लेवल पर ही चलेगी चीजें। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी चर्चा आज की हो सकता है बहुत लंबी हो, लेकिन 2x पर वीडियो को देखना और वीडियो का मोटिव समझने का प्रयास करना। एक दो बात भी अगर आपको आपकी काम की निकल गई इसमें, तो वो होता ना कि वीडियो को देखना सफल हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि पूरी इंटायर पिक्चर जो है काफी अच्छी नहीं, लेकिन 2-3 सीन उसमें बहुत जबरदस्त थे, तो पैसा वसूल वाला कॉन्सेप्ट है। इसीलिए पहले स्टार्टिंग में कह दिया कि बहुत से लोगों को हो सकता है शायद लगे कि नहीं यार, ये बकेती काटने आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। बस अपने एक्सपीरियंसेस और आपके एग्जाम को लेके काफी सिंसियर हूं। स्टार्टिंग में ही कहा था आज से पहले कि 1 महीने 35 दिन 40 दिन हो गए कि जय श्री महाकाल, जय मां सरस्वती की हम कराएंगे आपकी प्रिपरेशन। लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया, और आप लोगों की प्यार की वजह से आज इतने कम समय में हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए। उस सभी के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो इंग्लिश 45 डेज मास्टर प्लान, एंड हियर शशांक द मास्टर। सो स्पेशल एग्जाम टॉक होने वाला है, किसी प्रकार का वैसा वीडियो नहीं है। अब 45 दिन का प्लान है हमारा एमपी टेट ग्रेड 2 इंग्लिश मेंस के रिगार्डिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज क्वेश्चन विच यू ऑल हैव सेंट टू मी वाया WhatsApp in the past some time, and we have also talked about via video chat। ये मैं पहले ही बता चुका, जस्ट बिकॉज भूल जाता हूं, तो मैंने एक एक चीज लिखवा दी है अपनी टीम के थ्रू, टीम के माध्यम से। सो आपके जो मैसेजेस वगैरह WhatsApp के माध्यम से और वीडियो चैट के माध्यम से हमें जो मिल जाते हैं, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम उससे बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। व्हेन विल यू कंप्लीट द सिलेबस? सर आप सिलेबस कब तक कंप्लीट करा देंगे? तो सिलेबस के रिगार्डिंग यहां पर मैं रिस्पेक्टेड टीचर्स इतना ही कहूंगा कि आप ऐप के ऊपर देख सकते हैं, केवल 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं 15 से 20 यूनिट के बीच में जो अभी रेडी नहीं है। बाकी पूरा सिलेबस आपका करा दिया गया, ऐप के ऊपर जाके देख लीजिए, PDF अपलोडेड है। एक जो मैसेज डेलोवे है वो आज रात को 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा और वो डल जाएगा। तो 15 से 20 यूनिट जो है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी 5 मार्च तक, ठीक है, 5 मार्च। जो 4 टॉपिक बचे उसको भी 5 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर बचते हैं जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक है, यानी कि एनसीईआरटी में आप सब जानते हैं कि पोइट्री का सेक्शन जो है काफी परेशान करता है। 13-14 यूनिट ऑलरेडी मैं करा के चुका हूं, क्योंकि वहां पे लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह, पोएटिक फॉर्म्स वगैरह काफी कुछ पढ़ने के लायक रहता है, तो वो पहले कवर करा दिया। बसता है आपका प्रोज वाला सेक्शन, तो वो लगभग 10 दिन और एक्सटेंड करेगा। तो हम एक मान के चलें कि 15 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी प्लस लिटरेचर का कंप्लीट हो जाएगा। डन, ठीक, हाँ मुझे विश्वास है, इतना हम कर देंगे ना। अब आपके पास पूरा 1 महीना बचेगा, तो 1 महीने में हम लेंगे आपकी मैराथन क्लासेस, और साथ में हम करेंगे प्रैक्टिस। द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी परफेक्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन विल द टेस्ट सीरीज, मिनी टेस्ट सीरीज, ग्रामर टेस्ट सीरीज भी अपलोडेड? तो आप जाकर देख सकते हैं कि यूनिट वाइज मिनी टेस्ट सीरीज जो है बराबर अपलोड उस पर हो रही है। इसके अलावा
एक टेस्ट फुल लेंथ का ग्रामर का अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, एक फुल लेंथ का आपका इंटायर सिलेबस को लेकर पूरा हो चुका है। एक टेस्ट आज रेडी हो गया है, अभी फाइनल फिनिशिंग टच उसको देना है, तो वो कल शाम तक या कल 12 बजे तक भी अपलोड हो जाएगा। तो 2 टेस्ट आपके कल तक अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा पूरे 10 के 10 टेस्ट की अगर बात की जाए और पूरी मैनी टेस्ट सीरीज की, तो वो भी लगभग आपकी 15 मार्च मान के चले, ठीक है, 15 मार्च, 15 मार्च तक आपके सारे अपलोड हो जाएंगे। यानी कि रेगुलर इंटरवल के बीच में हम लोग डालते जा रहे हैं, हर 3 दिन में एक टेस्ट अपलोड करने का प्लान है हमारा, इसलिए ठीक है। नाउ ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्या है, व्हाट शुड वी डू वन 45 डेज रिगार्डिंग द एग्जाम। तो जितने भी फ्रेशर जो अभी टीचर्स जो एग्जाम देने वाले हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स जो भी इस बार पहला एग्जाम देने वाले हैं, तो बराबर कांटेक्ट हो रहे हैं इस समय। तो उनका कहना है कि सर 45 दिन, अब जैसे कि कल शाम को डेट डिक्लेयर हुई है, मुझे भी कल शाम को ही पता चला, तो पता है कि सर अब 45 दिन में हमारी क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास एक इनफ टाइम है। तो इसके रिगार्डिंग फर्दर अभी आगे बताऊंगा मैं क्या प्लानिंग रहेगी। एंड सर यू हैव आल्सो कन्वर्टेड द एनसीईआरटी राइटर्स इन डिटेल। आपने एनसीईआरटी राइटर को डिटेल में कवर किया है, तो क्या उनको पढ़ना मतलब बहुत नेसेसरी है, इतना जरूरी, क्या इतने डीप में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो ये वाला क्वेश्चन था उनका। इसके अलावा रीड ऑल दिस, ठीक है, क्या ये नेसेसरी है या नहीं? तो हाँ यार, ये नेसेसरी है या नहीं, इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो एनसीईआरटी में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसको तो बता दूं, लेकिन कंटेंट इतना सारा देने का मोटिव ये था कि हर प्रकार का एस्पिरेंट होता है। अगर मान लो कम कंटेंट दिया तो बोले यार मजा नहीं आ रहा, ये क्या पढ़ाएगा। ज्यादा दे दिया तो जो एक होता है ना, कम से कम टाइम में एक लिमिटेड कंटेंट देना, वो भी समझता हूं, लेकिन ये कह पाना किसी के बस की बात नहीं कि इसमें से क्या पूछा जाएगा। हम अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बता सकते हैं, लेकिन वो चीज लागू होती 10-12 वाले बच्चों पर। लेकिन हम सभी हम उम्र हैं, टीचर्स बनने वाले हैं कुछ लोग, और पता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगा देंगे, लेकिन उसके बिहाफ पर केवल ये कहना कि नहीं इसी में से पेपर फंसेगा, ये अपने आप में एक दुविधाजनक बात रहती है, जो कि मुझे सही नहीं लगता कि मुझे कहना चाहिए। इसलिए कंटेंट आपके लिए पूरा तैयार कर दिया गया। क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा अभी अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, और सीनियर का जो गाइडेंस है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। सो यहां तक बात होगी। अब आगे देखते हैं कि हाउ टू कवर लिटरेचर। कैसे हम सर लिटरेचर को कवर करें, यानी कि 15 से 20 मिनट के बारे में स्पेशली बात हो रही है। बहुत सारों ने कवर कर लिया, लेकिन फिर भी एक अब चूंकि समय है तो और इसको कैसे एनहेंस तरीके से हम लोग कवर कर सकते हैं। एंड टेल अस समथिंग अबाउट ग्रामर, कि कुछ गाइडेंस सर ग्रामर के बारे में भी आप हमें दीजिएगा। सो एज अ मेंटोर माय गाइडेंस क्या है, यानी कि एज अ मेंटोर मैं अपने ओपिनियंस और अपनी सलाह किस तरीके से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोइट्री के बारे में, क्योंकि ये टिपिकल लोगों को बड़ी आसान लगती है कि भले ही 8 लाइन या 12 लाइन या 10 लाइन की हो। कुछ बड़ी बड़ी हैवी पोएम्स भी हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो पोइट्री की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसा कि मैंने कहा था कि पूरी इंटायर पिक्चर में 1-2 सीन भी अगर काम के आ गए आपके तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो यहां अगर बात करें तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस। इसका मतलब जो आपका पोइट्री वाला सेक्शन है उसकी बात हो रही है। आपका जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसके बारे में स्पेशली बात हो रही है। तो नो द पोएम लिस्ट, यानी कि आपको क्या करना है, यहां पर मेंशन किया भी है लास्ट में, मींस प्रिपेयर पोएम लिस्ट, ठीक है। रिव्यू द सिलेबस एंड आइडेंटिफाई द पोएम्स, यानी कि आपके सिलेबस में जितनी भी पोएम्स हैं अलग अलग सेग्रीगेट कर लीजिएगा। पहले आप कर लीजिए एनसीईआरटी को अलग से, उसके बाद में लिटरेचर में आई थिंक 5 ही पोएम्स हैं आपकी, तो उनको पहले एक अलग सेग्रीगेट कर लीजिए, टोटल काउंट करें कितनी पोएम्स वगैरह है। इसके अलावा की थीम्स पढ़ के चले, पोएट्स के बारे में जानकारी ले ले, ठीक है। एनसीईआरटी के जो पोएट्स हैं यहां डिस्कस करते चलते हैं। एनसीईआरटी के जो पोएट्स हैं उसको आप ज्यादा डिटेल्स में कवर मत करें, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा पोएट है वो बोलते हैं ना अब सर आपने कहते तो नहीं पढ़े, ये स्टेटमेंट ना अपने आप में एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। नहीं, सर ने कहा था मत पढ़ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप पढ़ के सब चलना, जिसके पास जितना समय मिल रहा है उतना। लेकिन अब एग्जाम टाइम पे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो एनसीईआरटी में जो प्रोमिनेंट राइटर्स है, जैसे डब्ल्यू.बी. यीट्स, इनकी 2 पोएम्स हैं आपके अंदर। एक वो फादर वाली है जो पोइट्री वाले सेक्शन में दी गई है, और एक जो है लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। अब इन दोनों पोएम में डब्ल्यू.बी. यीट्स इतने प्रोमिनेंट पोएट हैं भाई साहब कि अब क्या कहें, नोबेल प्राइज मिला इनको। क्या डीप में नहीं पढ़ना चाहिए हमें, बताइए। जवाब आपको खुद को मिल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, उनको आप केवल नाम याद रखें कि पर्टिकुलर ये अगर पोम है तो इसके पोएट कौन है और कौन से एरा से बिलोंग करते थे, ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते हैं ये। तो की थीम्स और पोएट के बारे में मेक श्योर यू नो द पोएट्स बैकग्राउंड, एरा एंड सेंट्रल थीम क्या है पोएम की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब अगर बात करें हम लोग पोएट्री वाले सेक्शन में जो लिटरेचर की पोएट्री है उसके बारे में आपको डिटेल में ही पढ़ना है,
सीरियसली कह रहा हूं, नेक्स्ट लेवल पर डिटेल में ही आप पोएट को पढ़ के चले। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ लेगी, कब जन्म हुआ है, कब मृत्यु हुई है, कौन से एरा से बिलोंग करते थे, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स, पोएट, नॉवलिस्ट, एसिस्ट कौन थे, ये सब आपको पढ़कर चलना है। डीप में स्टडी करनी ही पड़ेगी आपको लिटरेचर वाले राइटर्स, नॉवेल्स की, जो भी ऑथर वगैरह हैं इनके। इसके अलावा रीड द पोएम थोड़ी, यानी कि आपको पोएम को अच्छे से कवर करके चलना है। इनिशियल रीडिंग पहले पढ़ना है, रीड द पोएम केयरफुली टू अंडरस्टैंड द टोन, उसकी टोन समझने का प्रयास करना है, मूड क्या है इसका, मैसेज क्या है पोएम का, ये आपको हर एक पोएम के साथ कवर करके चलना है रिस्पेक्टेड टीचर्स। एंड ब्रेक डाउन, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, राइम स्कीम, मीटर, स्ट्रेंजास, ये सारे वो पॉइंट हैं जो आपको कवर करके ही चलना है। हर एक पोएम के अंदर कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं, मीटर, स्ट्रेंजास, राइम स्कीम, ये सारे आपको पढ़ना ही पढ़ना है रिस्पेक्टेड टीचर से, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। राइम स्कीम क्या है पोएम की, मीटर क्या है, इसमें कितने स्ट्रेंजा की है, क्या है स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थीम मैसेज तो मैंने बता दिया, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम एंड व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे, क्या वो पोएट का मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो। एंड टोन, मूड, टोन क्या है, जॉयफुल है, मेलनकली है, एंग्री है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस पोएम के अंदर पर्टिकुलर जो पोएट है उसकी टोन क्या है। एंड हाउ डज द मूड अफेक्ट द रीडर, पढ़ने वालों को किस तरीके से प्रभावित करता है वो। एंड लिटरेरी डिवाइसेस, स्पेशली आइडेंटिफाई की लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन पोएम, सिंबोलिज्म, पर्सोनिफिकेशन, जो भी आपके लिटरेरी डिवाइसेस पूछी गई है उसके अंदर पर्टिकुलर पोएम के अंदर, तो वो आप कवर करके चलना। लिटरेरी डिवाइस में एक सेक्शन दिया गया फिगर ऑफ स्पीच का, उसमें पर्टिकुलर 8 दी गई है, तो मैंने पहले भी बताया आप सभी को, केवल उतनी ही मत याद करके चलना, जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है वो सारी पढ़ के चलना हम, क्योंकि क्या है ना, कोई दूसरा सेक्शन दे दिया, अब आप बोलो सर लिस्ट में तो ये थी, लेकिन उस पोएम के अंदर तो दूसरी डिवाइस यूज हो रही है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक पूरा कवर करके चलना। एंड समराइज द पोएम, शॉर्ट समरी, आफ्टर रीडिंग राइट अ ब्रीफ समरी एंड द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, फोकस इट्स नेम एंड द थीम आइडियाज। कैरेक्टर, सब्जेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंशन किया, इफ देयर आर एनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टू फिगर आउट इन द पोएम, मेक नोट ऑन देम एंड हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द पोएम्स मीनिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं जो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने पोएट्री को यहां तक सीरियसली गिरा हूं, अपनी बात जो थी आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे, क्योंकि आप सब हम उम्र ही हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो मोटिव क्या है ये वीडियो बनाने का और ये बताने का कि आपको पोएट्री के सेक्शन में क्या पढ़ना है और कॉमन चीजें जहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। इसके अलावा कब पब्लिश हुआ है, फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कब लिखी गई है पोएम। सेकंड बात करें अगर नॉवेल के बारे में, तो मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो में बता चुका हूं द इंग्लिश टीचर वाले में, लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफ में बता दिया। प्लॉट ओवरव्यू एक बार करके चले, हर नॉवेल का हमें ड्रामा फिक्शन वगैरह जो भी हो आप उसको एक बार प्लॉट को ओवरव्यू करें। इसके अलावा कैरेक्टर का एनालिसिस, सारे कैरेक्टर आपके माइंड में अच्छे से छपे होने चाहिए, कैरेक्टर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड कब पब्लिकेशन के बारे में, कब पब्लिश हुआ है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, कितनी बार हुआ है, ठीक है, सीरियल में पब्लिश हुआ है या फिर एक ही वन टाइम नॉवेल में हुआ है, कितने पार्ट्स हैं उसके। तो ये कुछ कॉमन चीजें जो आपको पता होना चाहिए। मोटिव्स, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम क्या है नॉवेल की, लव, डेथ, सोसाइटी, जस्टिस एटसेट्रा। तो कुछ भी उसकी जो थीम है उस पर्टिकुलर नॉवेल की वो आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। नैरेटिव स्टाइल कैसा है, पे अटेंशन टू द नैरेटिव वॉइस, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, ओमनिसेंट नरेटर एटसेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ना है। ये कॉमन चीजें हैं जो आपको नॉवेल्स के थ्रू लेकर चलना है अपने साथ में, कि यहां से क्वेश्चंस आप पूछे जा सकते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर आप वर्क रेडी कर रहे हो तो ये कॉमन चीजें आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये चीज तो मुझे कवर करनी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी लेवल पर। साथ में आपको एमसीक्यू की लगातार प्रैक्टिस करनी है, ये हर एक सेक्शन में कवर करना है, चाहे वो ग्रामर हो या एनसीईआरटी हो या लिटरेचर हो, कोई सा भी सेक्शन हो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट, सिंपल सा फंडा। चैप्टर कवर करने के बाद में एमसीक्यू आपको लगाना ही लगाना है। मैंने हर एक चैप्टर के अंदर भर भर के एमसीक्यू दिए, सीरियसली कह रहा हूं, जितना अपने स्तर में कर सकता था उतना पूरे एफर्ट डालें। जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स देख रहे होंगे आप सीरियसली बताना कि हाँ सर कंटेंट किस लेवल का है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग ग्रामर वाले सेक्शन में कि सर ग्रामर में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो बेसिक चीज हम सब जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पे सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करो, उसके बिहाफ पर एमसीक्यू आप जरूर लगाइए। बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी आपको, टॉपिक डालिए एमसीक्यू बेस्ड ऑन फलाना टॉपिक, निकल के जितनी वेबसाइट आएंगी निकालिए, लगाइए। तो ये प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आप सभी के पास बहुत सारी रिसोर्स बुक होंगी तो आप उसमें से कवर करें अच्छे से। तो जो जनरली टॉपिक है, जैसे कि हमें पता है कि नरेशन से क्वेश्चंस काफी आते हैं, टेंसेस से आते हैं, पैसिव वॉइस से आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस से, क्लॉजेस वगैरह, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में, हम सब जानते हैं उसमें बताने लायक वैसे कुछ विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस ही करना है। इसके अलावा प्रॉपर टाइमिंग के साथ हमें अटेम्प्ट करना है उसको, ठीक है।
एंड कॉम्प्रहेंशन स्किल के बारे में बात करें, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसको जरूर आप टाइम दें, वोकेबलरी पे ज्यादा टाइम देना है आपको, ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन यानी कि हमें अनसीन पैसेज हम तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हमारी ग्रामर स्ट्रांग होगी, सेंटेंस का मीनिंग हम समझ पाएंगे, इसके अलावा पर्टिकुलर हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वो कभी कभी ऐसे होता है पल्ले ही नहीं पड़ता है, ये है फैक्ट है। तो अगर समय मिलता है आप सभी को तो वोकेबलरी पे फोकस जरूर करें, स्पेशली लिटरेचर की वोकेबलरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें एनसीईआरटी के चैप्टर्स को हमें कैसे कवर करना है, तो आई थिंक मेंशन किया होगा, ठीक है। चलो, इनिशियल रीडिंग, समरी, की कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर, पोएट, एसिस्ट, नॉवलिस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस। चलिए, ये तो बता दिया मैं आपको, ये तो हो गई लिखने वाली बात कि हाँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसको। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर है उसका फुल नेम याद करें अच्छे से, इसके अलावा जो भी राइटर हैं, पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं, एसिड हैं, उनका पता करें अच्छे से। इसके अलावा वो जो टेक्स्ट है उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर करके चलना, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ कोटेशंस वगैरह मेंशन किए हैं, कॉन्वर्सेशन हो रहे तो किसने किससे कहा ये ध्यान रखना है। इसके अलावा उसके अंदर जो वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है, लगता है कि ये टफ वर्ड टिपिकल है तो उसके नोट बनाए, उसका मीनिंग लिखें, यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे डेफिनेटली। इसके अलावा समय मिले तो जो भी एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है वो अटेम्प्ट जरूर करें, बिकॉज नोबडी नोस कहां से पूछा जाएगा, दे दिया पीछे से तो क्या कर लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में जो प्रोज वाला सेक्शन है, स्पेशली जितने भी चैप्टर वगैरह हैं उनको लाइन बाय लाइन हर एक कैरेक्टर आपके माइंड में बैठा होना चाहिए, राइटर कौन सा चैप्टर है, किसने लिखा है, इसके कौन राइटर है, कहां से बिलोंग करते थे, ये सारी चीजें कॉमन है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करें, सेल्फ क्वेश्चन बनाना सीखें, ठीक है। इतने सारी वीडियोस बताए कि पर्टिकुलर आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये है गुरु ज्ञान, टाइम मैनेजमेंट एंड ग्रुप ऑब्लिक फ्रेंड डिस्कशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है। प्लान टाइम टेबल, सबसे पहले तो हमारे पास में एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए सो दैट कि हमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमें किस समय पे क्या काम करना है, ठीक है। मेक स्टडी शेड्यूल दैट कवर्स ऑल द चैप्टर्स विल बिफोर द एग्जाम, हमारे एग्जाम से लगभग अब इनफ टाइम हमारे पास कि 15 दिन पहले हमारा सिलेबस पूरा खत्म होना चाहिए अच्छे स्तर पर, नेक्स्ट लेवल पर, कि हाँ भैया आ जाओ अब फोड़ देंगे मैदान में, और बाकी जो 15 दिन है वो बचा के रखे जस्ट बिकॉज कि और इनहेंस लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर हम लोग उसको कवर कर सके। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना होना चाहिए, 3 सेक्शन में डिवाइड करके चले अपना, ठीक है, ग्रामर, लिटरेचर और एनसीईआरटी। ब्रेक डाउन स्टडी सेशन, ब्रेक योर स्टडी टाइम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल, ठीक है। ये अब आपके अकॉर्डिंग प्लान किया, छोटे बच्चे होते 10-12 के तो बताता 2-3 घंटे या आधा पौन घंटा 45 मिनट का पढ़ के, लेकिन लॉन्ग स्टडी जिसकी इसकी कैपेसिटी है 2-3 घंटे अगर लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी का ट्रेनिंग चल ही रहा है, जिसको जहां से सुटेबल लगता है पढ़िए, लॉन्ग स्टडी करना चाह रहे करिए। ग्रुप और फ्रेंड डिस्कशन, बहुत सारे लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन सीरियसली बता रहा हूं ये काफी कारगर रहती है। डेली एक बार जब आप पूरे इंटायर सिलेबस को कवर कर ले, और अगर नहीं कर पा रहे तो डेली बेसिस के हिसाब पे, जैसे मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, मैं उसके साथ में डेली, हम लोग पूरे 24 घंटे में आधा पौन घंटा डिस्कशन का डेली निकालते थे, ठीक है। हमने पढ़ाई करी, उसके बाद पढ़ाई करने बाद हमने क्वेश्चंस पूछे, किस लेवल पर क्वेश्चंस हैं, एक आपस में जब एक्सचेंज करते कि हाँ तुमने कितना पढ़ा, मैंने कितना पढ़ा है, लेकिन पूरा समय इसमें नहीं देना है, ये कॉन्वर्सेशन होना डेली जरूरी है। अपने दोस्त पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, दोस्त वगैरह या किसी टीचर के साथ में डिस्कशन करिए। अभी चैनल थोड़ा टाइम बाद मोनेटाइज हो जाएगा तो लाइव क्लास भी हम लोग प्लान करेंगे, तो लाइव में क्या होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्रेंड है आपका तो उसके साथ डिस्कशन जरूर करिए पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब एक ही चीज को 10 अलग अलग माइंड पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करेंगे और एक्सचेंज होगा, तो ऐसे ही आप नोट्स बना लेंगे, ये होता है, बहुत कारगर साबित होता है, ठीक है। तो इफ पॉसिबल फॉर्म स्टडी ग्रुप विद फेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग डिफरेंट टॉपिक्स, ये सारी मैंने चीजें लिख दी, ऑल्दो ये की पॉइंट्स में पता रहता है कि हाँ क्या एक्सप्लेन करना है। सो टॉपिक्स कैन प्रोवाइड डीपर इनसाइट एंड हेल्प क्लैरिफाई डाउट्स, डिस्कस डाउट्स, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, जो समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में पूछने से बिल्कुल घबराना नहीं है। 10 बार पूछो यार कि हमारी जॉब, हमारी नौकरी का सवाल है, नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं बताऊंगा, मैं खुद रिसर्च करके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, और अगर आप स्वयं से कर सके और अच्छी बातें, नहीं होगा हम लोग बैठे हुए सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। एंड क्लियरिंग डाउट्स अर्ली प्रिवेंट कंफ्यूजन लेटर, ठीक है, कितना अच्छा स्टेटमेंट लिखा है। नाउ लास्ट, डू रिवीजन, डू प्रैक्टिस, एनालाइज योरसेल्फ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नेक्स्ट लेवल की बात है। रिवीजन रेगुलर करें, समटाइम्स होता है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ना और उसको याद रखना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, तो रिवीजन आपको कंटिन्यू करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस लगातार बार बार करना है, एंड अपने आप को एनालाइज करना है, नेक्स्ट लेवल पर एनालाइज करना है कि हाँ मुझे कितना आ रहा है, क्योंकि
बहुत सारे धुरंधर बैठे हैं। सीरियसली अभी मेरी मुलाकात इतने जबरदस्त लोगों से हो रही है, फोन कॉल के माध्यम से बराबर लोग कॉल कर रहे हैं, बातचीत होती, अच्छा लगता है यार कि मतलब लोग इस लेवल पर भी पढ़ रहे हैं, जानने के इच्छुक हैं, बराबर बताते, बोले सर कंटेंट मतलब, तो ये चीज लगती है कि हाँ आपका सीरियसली पेपर बहुत अच्छी टाइट रहेगा। देखना नेक्स्ट है मॉक टेस्ट के बारे में कि सर मॉक टेस्ट हमें कब लगाना चाहिए। तो मॉक टेस्ट के बारे में अपना सिंपल सा एक फंडा बताऊं कि सबसे पहले सिलेबस को कवर करो अच्छे तरीके से, नेक्स्ट लेवल पर। सिलेबस को कवर करने के बाद में आप टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद में जितने भी 100 में से आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उसको नोट डाउन करो। उसके बाद में जो भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, अगले 2 दिन 3 दिन उस टॉपिक को कवर करके चलो। इसके अलावा यह भी देखिए कि उस मॉक टेस्ट के अंदर मेरे कौन से क्वेश्चन ऐसे जो तुक्के से सही हुए या वो टॉपिक मुझे नहीं आता है, सो दैट कि मैं अगले 2 से 3 दिन में उस टॉपिक को अच्छे से कवर करूं। और फिर हर 2-3 दिन के अंतराल में, यानी कि जो गलती आपने पहले मॉक टेस्ट में करी उस गलती से आपको रिकवर होना है और उस गलती को अगले मॉक टेस्ट में नहीं दोहराना है, इस मोटिव के साथ आप टेस्ट दें। जरूरी नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट मैंने डाल दी, मेरा तो काम है क्योंकि मेरा जॉब है जिसके लिए आप मुझे दक्षिणा दे रहे हैं। सो अब अल्टीमेटली क्या कॉन्सेप्ट है कि मुझे तो डालना है मॉक टेस्ट, आप हर 2-3 दिन के अंतराल में मॉक टेस्ट दें। टेस्ट दे दिया, गलती अगर हो रही है, याद रखना किसी भी टॉपिक से अगर कोई एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो बस यही सोचना, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आ गया तो इस टॉपिक को पढ़ाना पढ़ना सब बराबर हो गया। तो सच बता रहा हूं, 100 में से 100 का प्लान करके चलना, तब शायद हम थोड़े बहुत मतलब उस रेंज में आ पाएंगे जहां से हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। यकीन मानना, अगर हम सोचे कि नहीं ये टॉपिक आते नहीं, हर एक टॉपिक पर कवर करके चलें। तो फिर दोहराता हूं, मॉक टेस्ट आप तभी दीजिए जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, नेक्स्ट लेवल पर हो, और हर 2-3 अंतराल के 2-3 दिन के अंतराल में पहले मॉक टेस्ट से जो हमें सीखना है, फिर दूसरे टेस्ट में फिर अगर कुछ गलतियां होती हैं तो फिर उन गलतियों को सीखो, लर्न करो, कुछ भी करो, सॉल्यूशन निकाल के अगले मॉक टेस्ट में तभी उतरना जब लगता है कि हाँ इस बार तैयारी के साथ में आए हैं। ठीक है, सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स कि आज जो है एक हमारा ब्रीफ डिस्कशन जो था इन सारे टॉपिक्स को लेकर हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है आप सभी की तो फिर हम 15-20 दिन या 10 दिन के अंतराल में ऐसी चर्चा लेकर आएंगे आप सभी के साथ में। इसका मोटिव ही ये था कि आप सभी के साथ में बातें शेयर करना थोड़ी सी, कि क्या एक्सपीरियंस सुन रहा है, क्या नहीं है, क्या माहौल चल रहा है आसपास। तो पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ रहे हैं, ना पढ़ने वाले भी हैं, मिले हैं मुझे ऐसे एक आध दो की 100 में से 25 नंबर ही आ रहे हैं। बोले सर इतना पढ़ना पड़ेगा क्या, तो फिर क्या मतलब, ऐसा नहीं है। लेकिन है हर प्रकार के व्यक्ति एस्पिरेंट मिलेंगे, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे बूस्टअप कर दिया उनको भी, तो अपने रेस में आएंगे। बस इतनी सी बात थी। अब कल जो है एक अलग लेवल पर लेक्चर को तैयार करने का मेरा मन है। फ्रांसिस बेकन का जो ऑफ स्टडीज है, कुछ डिफरेंट करने का प्लान है। देखता हूं एक एक्सपेरिमेंट अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं, वरना जैसे हम और नेक्स्ट लेवल पर कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे, विश्वास है। बस सो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, थैंक यू वेरी मच।